दोस्तों आप देख रहे हैं 910 गणित शिक्षण का पेपर जिसका हल देखेंगे हम। सेट बी है ये। लेकिन अगर आपके पास सेट ए हो या फिर आपके पास सी हो या फिर आपके पास सेट डी हो तो भी आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन के केवल नंबर चेंज होंगे, क्वेश्चन सेम रहता है। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर पहला एमसीक्यू है आपका। संख्या दे रखी है 1 8 5 8 7 8 8 9 का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वो संख्याएं होती है जो अधिक बार आई हुई हो इन संख्याओं में। तो आप देखोगे इसमें 8 जो है ये बहुत बार आया हुआ। 8 यहाँ पे भी है, 2 बार 8 है, फिर 3 बार 8 है, फिर 4 बार 8 है। तो यही बहुलक होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। तो बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। किसी त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है, यानी कोई ट्राइंगल है उसका एक कोण दे रखा है आपको 50 डिग्री। शेष बराबर कोण है, शेष जो दो बचे हुए कोण हैं वो बराबर हैं, तो उसमें प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। तो इस तरह से अगर हम कहें कि त्रिभुज है, ये आपकी आकृति त्रिभुज की है, ठीक है। इसमें से मान लीजिए कोई भी मैं मान लेता हूँ ये वाला कोण आपको 50 डिग्री दे रखा है और बाकी शेष दो कोण जो है वो बोल रहा है बराबर है, यानी कि अगर ये कोण x है तो दूसरा कोण भी इसका x ही होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर बोला है, इसमें शेष दो कोण बराबर हैं। तो हमारे को दो कोण बराबर है, यानी कि दोनों का मान सेम ही रहेगा। तो इसका x है तो इसका भी x होगा। एक हमारे को दिया हुआ है। मैंने बताया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों कोणों का योग कर लेते हैं। तो 50 प्लस आपका x प्लस x बराबर ये कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर जो है 50 प्लस 2x हो जाएगा। ये 50 तो है ही आपके पास, और ये x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 2x इधर कर दीजिए, 180 तो आपका है ही इस साइड में। अब जो है आपको यहाँ पे 50 है तो संख्याओं को एक तरफ करेंगे, एक x को एक तरफ करेंगे। तो 2x तो मैं इधर ही छोड़ देता हूँ, 2x इधर ही छोड़ देता हूँ। बराबर में इसके 180 था ही आपका, और इधर प्लस का ये है आपका 50। तो प्लस का जब 50 है तो उधर दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 50 हो जाएगा। ये होता है गणित का, जब हम समीकरण हल करते हैं तो समीकरण के हल करने के समय जो है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, जब हम बराबर के चिन्ह के इधर या उधर जाते हैं तब। अब हम वापिस यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं तो आप देखोगे 2x बराबर कितना आ जाएगा। 2x बराबर आ रहा है 180 में से 50 गया तो 130 डिग्री बचा। ये 2x का मान है, हमें x का मान निकालना है। तो हमारे पास x जो है वो बराबर कर देंगे 130 के, और यहाँ पे x इसके साथ में गुणा है, दो के साथ में x गुणा है या 2x के साथ गुणा है, तो इधर बराबर के इधर जाएगा। तो अगर ये गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, अगर इधर प्लस होता है इधर आके माइनस हो जाता, इधर अगर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाता। तो ये आपको रूल पता ही होंगे। यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 130 का आधा 65। तो इसको काट दीजिए तो ये आपका 6 12, 2 6 12 और 2 5 10, ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 और 5। ठीक है, किसको 2 से भाग करोगे 130 को तो 65 आएगा। तो 65 डिग्री है हमारा आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। गणित की पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, तो गणित की पाठ्यपुस्तक जो है ये बाल केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पे जो है 100 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के घटक हैं। तो सृजनात्मकता का घटक जो है प्रवाह भी होता है, मौलिकता भी होता है और आपका लचीलापन भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे 5/6 x⁻³ और y इसके साथ गुणा में है और 4x² का आपका गुणा करना है, तो कितना आंसर आएगा। तो करके देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है 5/6 और इसके साथ में x³ दिया हुआ है और एक y दिया हुआ है। फिर इसको गुणा करना है आपको 4x और y² से। ठीक है, तो अब जैसे ही हम गुणा करते हैं तो आप जानते हो कि जो गुणे वाली चीज़ है इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक लगा सकते हैं, चाहे तो। अगर नहीं लगाना चाहें तो मत लगाएं, सिंपल सी बात होती है। अगर कुछ नहीं होता तो उसके नीचे एक होता है, तो मैं मानता हूँ हटाओ एक नहीं है, हटा दिया है ना। अब यहाँ पर हमें क्या है, काट देना है इसको। अब मैं इसको काटूं तो ये देखो 6 × 6 6 दूनी 12, अरे 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 3 बार में तो ये कट गया। और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में ये कट गया ना। आप समझ गए होंगे। गुणा तो आपको करना आता ही होगा, इतना तो आसान होता ही है आपका गुणा। क्योंकि आप इस तरह से भी लिख सकते हो 5/6 गुणा 4, और बाकी फिर आपके ये जितने भी एक्स एक्स है ना ये सारे एक साथ कर सकते हो। जैसे कि मैं कर दूं यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये जो संख्या है इसको हम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं ताकि जगह बन जाए।
अब देखिए मैंने कहा कि 5/6 है तो 5/6 लिखा, गुणा में इस किससे करना है, 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा कर दिया। अब इसके साथ 5/6 के साथ जो गुणा है वो भी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है x³ और साथ में y। फिर इसको भी गुणा कर लेंगे, इसी से गुणा कर दीजिए, ये हो गया x और ये हो गया आपका x और क्या है y²। ठीक है, अब काट सकते हैं तो वही बात हो जाएगी, ये काटा मैंने, ऐसे ही आपका देखो 6 आपका कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा आपका, 2 3 6 3 बार में, और 2 से ही ये 4 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो ऊपर बच गया आपका 5 गुणा में 2, तो 5 गुणा 2 कितना होता है, 10 होता है। 5 गुणा में 2 कितना होता है, 10 होता है। बटे में आपके नीचे कितना बचा हुआ है, 3, तो 3 लिख दिया। अब आपका x³ है और यहाँ पे x और है, इसकी घात 1 है। जब हमारे नीचे वाले बेस सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन इसकी पावर में 1 है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पे हो गया x की पावर 4। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर y की पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे y की पावर 2 है, तो दोनों पावर जुड़ जाएंगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो ऐसा कोई आंसर हमारे पास है इसमें, वही हमारा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तो ये आपका इंग्लिश में ही है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में बात एक ही है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंग्लिश का फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन को पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत होती है। बाकी जो कैलकुलेशन है वो तो हिंदी में करो, इंग्लिश में करो। 2+2 इंग्लिश में करोगे तो भी 4 आएगा, और हिंदी में करोगे तो भी 4 आएगा। समीकरण दिया गया है x+2 बराबर 0 में x का मान क्या होगा। तो आपको x+2 बराबर 0 दिया हुआ है। मैंने बताया है कि हम जब x को छोड़ देंगे इधर, क्योंकि x का मान पूछ रहा है, तो x के साथ तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, -2 जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला जो है आपका 50 का 25% कितना होगा, तो 50 का 25%, तो जब भी परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज हमें पता है 25% है, कितने में से आता है हमारा परसेंटेज, हमेशा 100 में से निकालते हैं, तो इसलिए बटे में 100 हो जाता है। कितने का निकालना है, 50 का निकालना है, तो गुणा में 50 कर दीजिए। अब काट देते हैं, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 25/2 आया। 25/2 को भाग करके देख लीजिए, 25/2 जब आप भाग करोगे तो ये 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 12.5 आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 12.5 जो है इसका 25% होगा। अगला जो है अर्धगोला खाली स्थान विमीय आकृति। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे अर्धगोला बोला है, अर्धगोला, अर्धवृत्त नहीं बोला है। वृत्त जो है वो 2D होता है, अर्धगोला बोला है तो ये 3D, त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, त्रिविमीय आकृति है। तो अब मैं यहाँ पे 3D लिख देता हूँ, त्रिविमीय आकृति है। क्या लिखोगे आप हिंदी में, लिखोगे 3। ठीक है, बस त्रिविमीय आकृति है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेमी सर्किल दिया है। इस सेमी सर्किल को जब हम हिंदी में बोलते हैं तो इसको बोला जाता है अर्ध व्रत बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अर्धव्रत। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, अर्धव्रत बोला जाता है इसको। अब ये है अर्धव्रत। अर्धव्रत जो है ये 2D होता है। अब यहाँ पे आंसर आ गया द्विविमीय। ठीक है, 2 डायमेंशनल हो गया। और यहाँ पर अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो द्विविमीय हो गया। लेकिन यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों में यही चीज एक अलग है देखने को, बाकी कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे सेमी सर्कल की जगह जो है सेमी आपका स्फेयर, सेमी स्फेयर बोलता है ना, सेमी स्फेयर, तो सही होता। दोनों का आंसर 3D होता, लेकिन दोनों में आंसर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है, गणित में कक्षागत क्रियाओं का पहला सोपान खाली स्थान है। तो गणित में जो कक्षागत क्रियाएं होती हैं उसमें पहला सोपान क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। कभी भी आप कमेंट करेंगे तो उससे रिप्लाई दे दिया जाएगा कि आपने सही किया है या गलत। कमेंट बताइएगा, जो भी आप स्टूडेंट है वो कमेंट करिएगा कि इसमें क्या आएगा। पैटर्न 2 4 8 डैश का अगला पद क्या होगा। तो दो देखिए, 2 में 2 का गुणा किया तो 4 हुआ, 4 में 2 का गुणा किया तो 8 हुआ, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो अगला पद जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में निष्पत्ति परीक्षण क्या है। तो निष्पत्ति परीक्षण जो है गणित में क्या होता है, यह एक मापन प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि छात्रों ने कक्षा में पढ़ाए गए विषय वस्तु के संबंध में जो है कितना सीखा है। ठीक है, गणित में अगर हम गणित समझा रहे हैं तो गणित में उसने कितना सीखा है। मौखिक परीक्षाओं के कोई 2 दोष लिखिए। मौखिक परीक्षाओं के पहला दोष तो यही कह सकते हैं कि भैया मौखिक परीक्षा जो है, जो हम ओरल एग्जाम लेते हैं, वाइवा वगैरह जैसे लेते हैं, तो मौखिक परीक्षा जो है एक समय में एक ही छात्र का लिया जा सकता है, तो इसमें जो है अधिक समय लगता है। तो ये पहला दोष हो गया इसका, अधिक समय है। ठीक है, अधिक समय लगता है इसमें। और दूसरा जो है
मौखिक परीक्षाओं को जो है वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। यानी कि मौखिक परीक्षाएं जब हम लेते हैं तो हम उसमें जो है 4 ऑप्शंस नहीं देते हैं कि भैया बताओ कि अमेरिका की राजधानी कौन सी है। मैंने मान लिया कि अमेरिका का पूछ लेता हूँ, ठीक है, और उसमें मैंने 4 ऑप्शंस नहीं देता हूँ मैं आपको। तो मौखिक परीक्षाओं में हम क्या नहीं करते हैं, वस्तुनिष्ठ ऑप्शंस नहीं देते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ नहीं बना सकते हैं। मौखिक परीक्षा को क्या नहीं कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं बना सकते हैं। ये एक दोष है। इसके अलावा जो है मौखिक परीक्षा का एक और दोष जो मैं नॉर्मली बताऊंगा आप है, इसमें क्या होता है कि जो लेखन कौशल है ना, उसका मापन नहीं किया जा सकता। मौखिक जो वो मुंह से बोल रहा है, क्या वो सही में उतना लिख पाएगा, जो चीज़ वो बोल रहा है वो उस तरह से लिख पाएगा, इसका मापन नहीं किया जा सकता। यानी कि लेखन क्षमता का मापन मौखिक परीक्षाओं में संभव नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, बाकी आपने जो लिखा होगा सही लिखा होगा। चर किसे कहते हैं, तो चर वो राशियां होती हैं जिनका मान जो है कभी भी निश्चित नहीं होता, हमेशा जो है अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थितियों में बदलता रहता है। जैसे कि हमारा x का मान आपने देखा, x का मान मैंने अभी निकाला था -2। अगर मैं कोई और समीकरण दे दूंगा तो उसमें x का मान कुछ और आ जाएगा। फिर कोई समीकरण होगा तो इस एक्स वाई जेड जो होते हैं नहीं, ये सारे के सारे एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितने भी हम लिखते हैं, जो भी आप लिखते हो चर, ये आपके चर राशियां हैं, अचर नहीं है, ठीक है। अचर मतलब होता है जिसकी आपके वैल्यू चेंज ना हो। यानी कि अगर मैंने 2 लिख दिया तो 2 तो 2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 2 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। लेकिन x लिख दिया तो इस x का मान कुछ भी आ सकता है। अगर मैं कहीं भी किसी समीकरण में x का मान निकालूंगा तो अलग अलग आता है, तो उसी को हम बोलते हैं चर राशियां। वे राशियां होती है चर जो है वो कहलाते हैं जिनका मान हमेशा समय के साथ या फिर अलग अलग प्रश्नों में बदलता रहता है, तो वो चर राशियां हैं या चर कहलाते हैं। तो त्रिविमीय आकृतियों के नाम लिखिए भैया। त्रिविमीय आकृति मैंने इतने सारी आपको बताए थे, जिसका आप अभी गोला की हमने बात करी, गोला आपका त्रिविमीय आकृति होता है। शंकु आपका त्रिविमीय आकृति होता है, ठीक है। घन है, घनाभ है, ये भी आपके त्रिविमीय आकृति होते हैं। पिरामिड है, ये भी आपका त्रिविमीय आकृति है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके बाद जो है सर्वांग समता क्या होती है, मैंने बताया था कि सर्व जिसके सभी अंग बराबर हों उसी को हम बोलते हैं सर्वांग सम, ठीक है ना। यानी कि सरल रूप से बोलूं तो हम कह सकते हैं कि दो चित्र यदि आकार और प्रकार में समान हो तो वो परस्पर क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने आपको बुक में करवाया था, अपने नोट्स में और वीडियो में करवाया हुआ है। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है, आंकड़ों के वर्गीकरण के कोई 2 आधार लिखने हैं। आपके हिसाब से जो आपने आधार बताया वो कर दिया होगा। सर्वांग समता का नियम जो है SSS, साइड 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 नियम जो होता है, भुजा 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 नियम, उसको बताना था। गणित में क्रियात्मक परीक्षाएं क्या होती हैं ये बताना था। प्रश्न चयन के कोई 2 आधार क्या हो सकते हैं वो लिख देने थे। पैटर्न के कोई 2 प्रकार उदाहरण सहित आपको लिखना है। अभी अभी हमने पैटर्न एक सॉल्व किया ना, अभी 2 के बाद 8 आया था, 8 के बाद में 2 के बाद में 4 आया था, 4 के बाद में 8 आया था, तो 8 के बाद में क्या आया, 16। तो ये उदाहरण हो गया, तो इसके प्रकार हम बता सकते हैं इस तरह से। इसके बाद जो है यहाँ पर हम बता सकते हैं गणित में परिभाषाओं के कोई 2 महत्व क्या है। भाई गणित में परिभाषाएं जो दी जाती हैं, उससे क्या, परिभाषाओं से जो बालक है ना वो अच्छे तरीके से समझ जाता है, सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के। व्यवहारिक अंकगणित की कोई 2 अवधारणाएं आपको बतानी है। गणित पाठ्यचर्या की कोई 3 आवश्यकताएं बतानी है, बताया हुआ है आप लोगों को। गणित किट के किन्हीं 3 यंत्रों की व्याख्या कीजिए। गणित किट आप जानते हो बहुत सारे होते हैं, उसमें से कोई भी आपने जो 3 अपनी मर्जी से जो लिखे होंगे उसको आपको लिख देना था। रैखिक समीकरण हल करने की कोई 3 नियम आपको बताने हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण जो होता है, लीनियर इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसके कौन कौन से वो नियम हो सकते हैं उसके बारे में बताना था। मध्यमान के प्रयोग की कोई 3 सीमाएं लिखनी है। मध्यमान जो होता है उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी कौन सी 3 सीमाएं हैं जो लिखनी है। लेखाचित्र आलेख के कोई 4 प्रकारों की व्याख्या कीजिए। लेखाचित्र या आलेख क्या होता है, उसके कोई 4 प्रकार जो है वो कौन से हो सकते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद जो यहाँ पर है, एक कक्षा के 10 छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं, इनकी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। प्राप्तांक आपके सामने है और इसकी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। माध्यिका क्या हो जाएगी आराम से, कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 है, तो आपको आसानी से निकालना आता है ये माध्यिका। तो इन आंकड़ों को हम देखते हैं तो इसमें बताया है इसने 10 आंकड़े हैं, क्योंकि 10 छात्रों का ये डाटा है। यहाँ पे 10 छात्र हैं, ये आंकड़ा 10 है, यानी कि ये सम संख्या है। जब सम संख्या होता है तो हम कहते हैं n/2, यानी कि 10/2, ठीक है। तो यहाँ पे 10/2 का मान आ गया 5। पांचवी संख्या जो है हमारी माध्यिका हो जाएगी, लेकिन माध्यिका निकालने से पहले इनको जो है बढ़ते क्रम में लगा लेना है। सबसे छोटी संख्या जो 34 है, 22 है। फिर उसके बाद आपका दूसरी जो है इससे बड़ी संख्या है, 22 से बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल रही है 34। तीसरी संख्या आपको 34 से बड़ी मिल रही है जो, वो है आपका 39। इसके बाद 39 से बड़ी संख्या जो है 45। 45 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर 45 से बड़ी संख्या
देखने को आपको मिले। 54, 54 है। तो ये पांचवा जो अंक है, ये आपका पांचवा नंबर आता है, तो ये आपका जो है क्या हो जाता है, इसकी मीडियन हो जाती, यानी कि माध्यिका हो जाती। तो आप इसको अरेंज करके देख लेना, पांचवा अंक आ जाएगा। अगर ये आपके 10 अंक नहीं होते तो आपको n+1 करना पड़ता, यानी कि मान लो आपको 11 अंक दिए होते तो 11 तो आपका ऑड हो गया, यानी कि ये विषम संख्या हो गई। तो विषम संख्या जब हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, n+1 कर देंगे, बटे में 2 करते हैं। तो हमारे को 11 प्लस में 1 बटे में 2 करना था, यानी कि 11+1 आपका हो गया 12/2, यानी कि हम निकालते तो छठा नंबर निकालते इसमें से। लेकिन हमारे पास संख्याएं जो है इसने दी हैं 10, 10 के हिसाब से पांचवा नंबर हमको ढूंढना है। और पांचवा नंबर कब ढूंढना है, जब हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लगा देंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाइए और पांचवा नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ज्यामितीय चिंतन के कोई 4 स्तरों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन से स्तर हो सकते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सममिति आकृतियों की 4 विशेषताएं लिखिए। सिमेट्रिकल जो होती हैं, सिमेट्रिकल जो होती है कैसी होती है, सिमेट्रिकल का आकृतियों की विशेषता है, जैसे कि ये आपका मैंने मान लो कोई ये आपको दिया। अब इसको मैंने बताया भी था कि सिमेट्री क्या होती है। यहाँ पे जो लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसके एक तरफ लेफ्ट और राइट साइड ये भी बरा ये जैसा दिखेगा वैसा ही ये दूसरी तरफ भी दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं हम सममित आकृतियां या सिमेट्रिकल शेप्स। इसके बाद जो है मूल्यांकन की कोई 4 अप्रमापीकृत प्रविधियां लिखिए और उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कोई भी मूल्यांकन की जो अप्रमाणीकृत जो है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एवोल्यूशन है, उनको हमको यहाँ पे डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, गणित में आकलन के कोई 4 उद्देश्य बताने हैं आपको। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, परिकल्पना निर्माण में सहायक अगनात्मक प्रक्रिया के कोई 4 चरणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज गणित शिक्षक के कोई 4 उद्देश्य क्या हो सकते हैं, वो आपको बताना है। इसी में और पार्ट दिया गया है, एक समीकरण है, इसको हल करना है। समीकरण क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस में 5/1। आपको समीकरण दिया है x/2 प्लस 5/1 बराबर दिया हुआ इधर 2x/8 प्लस 3x/2। पहले दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास इधर का एलसीएम क्या आ जाएगा, इधर का आ जाएगा 2। लघुत्तम समावर्त लेंगे तो यहाँ पर जो है x का x आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाता है आपका 2 × 5 प्लस का 10। इधर कितना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 8। यहाँ पे आ गया 2x, और ये 2 × 4 = 8, तो 4 से ऊपर बार करेंगे तो 4×3 = 12 x। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी संख्याएं हो गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, व्रज गुणन इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पर जो है x+10 तो है ही, ये x+10 है, इसके साथ ये वाला 8 आके गुणा हो जाएगा। इधर जो है आपके पास 2x+12x है, तो यहाँ पे 2x+12x रखेंगे, और इसके साथ में हमें इस 2 को गुणा कर देना है। 2 इधर गुणा कर देते हैं। अब इसको गुणा करिए तो ये हो जाएगा 8x, प्लस में 10 × 8 हो जाएगा 80। इधर जो है आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x और 12 दूनी 24, दोनों तरफ x x। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 12 दूनी 24, 2 दूनी 4x प्लस 12 दूनी 24x। ठीक है, ये हो गया। अब सारे x को एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो है 8x है, यहाँ पे 8x है। इधर वाला 4x प्लस का है, इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा। और इधर जो है 24x जो है आपका प्लस का है, ये इधर आके माइनस का 24x हो जाएगा। और इधर जो है प्लस का 80 है, उधर जाके माइनस का 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप x x में से सारे कर लीजिए, ये माइनस का 4 है, ये आपका माइनस का 24 है। तो ये 8x और माइनस के दोनों माइनस माइनस के हैं, तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं, और चिन्ह भी माइनस का आता है, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। और 4 और 24 28, x बराबर जो है माइनस का 80 है। अब माइनस का 28 प्लस का 8 है, तो 28 में से 8 हटा दीजिए, तो माइनस के यहाँ पे 20x बच गए आपके पास। ये बराबर में माइनस का 80 है। दोनों तरफ जब माइनस का साइन मुझे दिखाई दे रहा है, जब दोनों तरफ जो माइनस का साइन देख रहा हूँ, तो माइनस का साइन दोनों तरफ से हटा दूंगा, क्योंकि दोनों तरफ एक ही संख्या बची हुई है। तो यहाँ पर जो है आप x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80/20 को काट दीजिए, तो आपका 20×4 = 80, 4 बार में 4 जो है x का मान आ जाएगा। यहाँ पर x का मान जो है वो 4 आ जाएगा। जैसे ही आप x का मान 4 रखोगे, तो ये समीकरण ऐसी की ऐसी संतुलित हो जाएगी। आप इसमें रख के देख सकते हैं। मान लीजिए आपको क्रॉस चेक करना है,
तो आप चेक भी कर सकते हो। एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, 4 रखना है, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं रखता हूँ एक्स पे, एक्स की जगह रखा 4, 4 बटे यहाँ पे 2, प्लस इधर देखिए 5/1 है तो यहाँ पे 5/1 किया, इधर रखेंगे एक्स की जगह कितना रखना है 4, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/8, प्लस इधर एक्स के साथ में 3 गुना, यानी कि एक्स का मान आया मेरे पास 4, तो 4 × 3 कितना हो गया, 4×3 = 12/2। अब इसको देख लेते हैं, इधर हो जाएगा 4, इसको काट दे हटा देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/1 प्लस में 5/1, और इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस में, इधर बच जाएगा आपके पास 8/8 को 1 लिख सकते हैं, और इधर है 2 × 2 2 3 2×6 = 12, यानी कि यहाँ पर प्लस में 6/1 लिख सकते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, एक ही एलसीएम आएगा इसका भी, तो 1 प्लस में 6 = 7 इधर आ रहा है, और इधर 5 प्लस में 2 इधर भी 7 आ रहा है, तो दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी कि हमारा एक्स का मान सही निकला है 4। ठीक है, अब संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। इसमें प्रश्न चयन के कोई 3 आधार क्या हो सकते हैं वो बताना है। अगला जो है, गणित में कक्षागत क्रियाओं के 3 पद क्या हो सकते हैं वो बताना है। और गणित पाठ्यपुस्तक की 3 विशेषता क्या हो सकती है, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप ये न्यूमेरिकल करते तो आपको यहाँ पे 4 अंक मिल जाते आसानी से, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गणित में समस्या समाधान प्रक्रिया के कोई 5 पदों की व्याख्या करनी है, कि कौन कौन सी समस्या समाधान की जो विधि होती है उसके कौन कौन से 5 पद है। गणित में रचनात्मक चिंतन के कोई 5 तत्वों की व्याख्या करनी है। रचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया वेन हीले के ज्यामिति चिंतन स्तरों के कोई 5 गुणों की व्याख्या करनी है। और जो है अगला, इसमें और ऑप्शन में पूछा गया, एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसकी भुजा ए बी आपको 5.4 सेंटीमीटर, भुजा ए डी 4.2 सेंटीमीटर, और कोण ए जो है वो 60 डिग्री दे रखी है। समानांतर चतुर्भुज की रचना बहुत ही आसान होती है, इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ किया, तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो इस तरह का एक लाइन हो जाएगा, ये रहा लाइन। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, मैंने माना ए बी जो है 5.4 का है, तो इसका नाम दे दीजिए ये ए और ये बी है। ठीक है, इसका साइज आपने लिख लिया 5.4 सेंटीमीटर है, स्केल से खींचा आपने। अब इसने बोला है कि ए पर जो है एक कोण है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण आप बना लीजिए। तो 60 डिग्री का आप जैसे कोण बनाते हैं तो आप चांदी की सहायता से भी बना सकते हैं, और चाहे तो अपने प्रकार की सहायता से बनाते हैं। तो मैंने मान लिया 60 डिग्री का कोण कुछ इस तरह का बना होगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जो है ये 60 डिग्री का कोण है। अब इसने बोला क्या है कि ए डी जो भुजा है, तो ये ए है, ये बी है, यहाँ पर आएगा वो सी है, और ये आ गया डी। तो ए डी जो भुजा है वो कितनी बोली है इसने, 4.2। तो यहाँ पर प्रकार रखेंगे, या यहाँ से ये जो ए डी वाली भुजा है, ये ए से ये वाली भुजा जो है इसको 4.2 नापेंगे, ये 4.2 नाप लीजिए, और काट दीजिए जहाँ से प्रकार से कटेगा। मान लीजिए यहाँ पे कटा, प्रकार से काटा, यहाँ पे नोक रखा प्रकार की, और यहाँ पे काट दिया 4.2 खोल के। अब जैसे ही हमने काटा तो हमारे को ये मिल गया डी पॉइंट, क्योंकि इसने बोला ए से डी तक की दूरी कितनी है, 4.2 दे रखी है। तो यहाँ पे डी पॉइंट मिल गया, ए से डी की दूरी 4.2। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये जितने डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, उतने डिग्री का ही एंगल इधर बना देना है। तो इधर क्या करते हैं हम, इधर भी 60 डिग्री का एंगल इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, बस हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, कई समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आपका जो ये 5.4 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 5.4, ये ऊपर वाली भी 5.4 सेंटीमीटर ही आएगी, और ये 4.2 सेंटीमीटर आएगी। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, उसको फॉलो कर लीजिए, इस सबसे बेस्ट रहेगा। तो मान लेते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं, जो जो लाइन है इसको हटा देते हैं, इस लाइन को भूल जाइए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये लाइन नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपने प्रकार ले रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, प्रकार से आपको पता है ए बी भुजा जितनी है उतनी ही सी से डी तक की आएगी। कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे सी आएगा ना, तो वो सी से डी तक की भुजा उतनी आएगी। तो ये 5.4 है, तो यहाँ पर जो है प्रकार की नोक रखिए, और 4.5 खोल करके कहीं काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। ठीक है, काट दिया, चाँप लगा दिया आपने। अब चाँप लगाने के बाद में अब आपको पता है कि बी से जो दूरी होगी यहाँ पर वो 4.2 होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज जो होता है, समानांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ये 5.4 है तो ऊपर वाली 5.4 होगी, तो हमने ऊपर वाले को यहाँ से लेकर के 5.4 काट दिया, और ये 4.2 है तो यहाँ से भी 4.2 काटिए, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे काटेगा आपको, और जैसे ही काटेगा ये मिल जाएगा आपको सी पॉइंट।
अब ये सी पॉइंट मिल गया, तो अब आपको यहाँ पे लाइन खींच देनी है अपनी, जो हमने पहले खींच दी थी। इस तरह से लाइन खींच गई और फिर जो है इस लाइन से इस लाइन को मिला देना है। तो जो आपने ये बनाया, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। अब इसके रचना के चरण लिख लें कि हमने जो है ए बी लाइन 5.4 सेंटीमीटर पहले खींची, फिर हमने ए पर जो है प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का या चांदे की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाया, और ए से प्रकार के हमने ए से 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, जो कि लाइन जिससे हमें डी बिंदु डी प्राप्त हुआ, और बिंदु डी से हमने एक चाप जो है वो कितना खींचा, 5.4 का एक चाप लगाया, और बिंदु बिंदु बी से जो है हमने 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। दोनों चाप जहाँ पे कटे वहाँ पे हमें सी पॉइंट प्राप्त हुआ, और इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज की हमने रचना की। तो बस इतना ही लिखना था और इसमें आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाते। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर था, इजी पेपर था, अच्छा पेपर था, और आशा करता हूँ कि आपने अपने क्वेश्चंस के मैच कर लिए होंगे आंसर्स। अब चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।